नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं निशा गुप्ता और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर कि कोविड-19 की महामारी से कैसे बचा जा सकता है। और हमारे साथ जुड़ेंगे अपोलो हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप बचाव करके चल सकते हैं। कोविड-19 से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है तो कौन सी चीजें होंगी जो आपको करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और जो कि आपके घर में ही चीजें उपलब्ध हो उसके जरिए आप अपने आप का कैसे बचाव कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये भी जानेंगे उनसे कि अगर कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो क्या इसके लक्षण आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्या जो रिकवर हो सकता है, इंसान जो रिकवर हो चुका है उसको भी दोबारा कोरोना वायरस के संक्रमण दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इन सभी चीजों पे आज बात करेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता से। जुड़े हुए इस वक्त डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आज जी, जैसे कोरोना वायरस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोरोना वायरस से, इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव क्या है? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। आई एम थैंकफुल टू मार्केट टाइम्स टू टेक माय ओपिनियन अबाउट दिस कोरोना वायरस डिजीज। कोविड-19 के से बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। वी ऑल नो कि नवंबर 2019 में ये शुरू हुआ था, लेकिन दिसंबर में ये जागरूक हुआ और तब से लेकर अब तक आज तारीख है 8 मई। 5 months have passed and still we are struggling. The whole world is struggling. ये ऐसा पैंडेमिक है जो कि स्पेनिश फ्लू जो पैंडेमिक हुआ था 1902 में जी, उसके बाद से नंबर 2 का महामारी है। कई महामारी हुई बीच में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इसको बताता है कौन सा बीमारी पैंडेमिक है या एंडेमिक है जी। ये बीमारी पैंडेमिक, कई बीमारी हुई है पैंडेमिक, जैसे कि स्वाइन फ्लू हुई थी थोड़े साल पहले, उसके पहले एड्स HIV हुआ था, उसके पहले और भी मार्स हुआ, सार्स हुआ। लेकिन ये पैंडेमिक जितना खतरनाक है वो स्पेनिश फ्लू नंबर 1 पे है अगर इस सेंचुरी के, पिछली सेंचुरी का, तो नंबर 2 पे ये कोरोना वायरस डिजीज है कोविड-19। इतना डेंजरस क्यों है? उसके पहले बता रहा हूँ, आज की तारीख में आपको टेलीविजन तो बताते ही रहता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा WHO के फिगर के हिसाब से 39,36,000 लोग इस समय संक्रमित हो चुके हैं, बिल्कुल, और 2,71,000 लोगों की डेथ हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। नंबर 1 पे जो कंट्री, जो सबसे ज्यादा विकसित कंट्री, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे फरवरी में आए थे, उन्होंने सोचा भी कि ही हैज टू फेस सच ए प्रॉब्लम। इस समय 12,92,000 लोग ग्रसित हैं और 76,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। पूरा विश्व लॉकडाउन में है। इंडिया की फिगर देखें तो 56,000 केसेस हो चुके हैं, काफी कम है अगर देखा जाए अमेरिका के हिसाब से, और डेथ हमारे यहाँ करीब 2,000 पहुंच रही है, 1,900 पहुंच रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब लॉकडाउन जो 24 मार्च को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, अब लोग ज्यादातर ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन को खत्म होना चाहिए, इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, जो रोज के वर्कर हैं, जो रोज पैसा बेचारे कमाते हैं, रोज खाना खाते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या दिस इज द राइट टाइम टू ओपन द लॉकडाउन? ये कहना बड़ा मुश्किल है। दिस इज डिबेट। अमेरिका भी लॉकडाउन खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों ने कह दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। लेकिन आई एज ए मेडिकल पर्सन मैं निशा जी कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है क्योंकि 15% लोगों की मृत्यु हो जाती है। 10% लोग, 15% लोग 80 साल के ऊपर हैं, उनकी डेथ हो जाती है। आप जितना भी इलाज कर लीजिए, हमारे अपोलो हॉस्पिटल में 81 बेड रिजर्व हैं और हमारे वेटिंग लिस्ट है। इस समय रोज मेरे पास 10-12 फोन आते हैं कि हमको बेड दिला दीजिए। कहने का मतलब है कि अभी जब बीमारी शांत नहीं हुई है तो क्या हम लॉकडाउन खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? ये वायरस खतरनाक क्यों है ये बताना चाहूंगा। कोरोना वायरस स्ट्रेन का कोविड-19 वायरस है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें हैं जो और वायरस से डिफरेंट करती है। आप लोगों को पता है कि हर बात या हम लोग को सबको होता है खांसी, जुकाम, बुखार, हर बार होता है, फ्लू होता है, जाड़ों में होता है और चला जाता है। 4 दिन बुखार हुआ, बिल्कुल जैसा हम देख रहे हैं कि इसका जो बेसिकली सिम्टम्स जो है बिल्कुल नॉर्मल जो वायरल फीवर होता है वही सिम्टम्स है। कोल्ड फीवर होना, बैकएक होना, हेडेक होना, तो उसके बावजूद ये 1 हफ्ता लग रहा है। क्या ये सच है कि 1 हफ्ते बाद लोगों को पता चल पा रहा है कि उनको कोरोना वायरस हुआ है? ये बात बिल्कुल सही है। 2-3 बातें हैं ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो बाकी वायरस से फर्क है।
बाकी वायरल डिजीज में अब तक इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब पूरे कम्युनिटी में इम्यूनिटी हो गई। वायरस आया, इन्फेक्ट हुआ, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, बॉडी के अंदर खुद उसको लड़ने की ताकत है और वायरस खत्म हो जाता है। एंटीबायोटिक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, केवल खांसी जुकाम के लिए कई बार पैरासिटामोल या कफ सिरप ले लेते हैं। लेकिन ये वायरस क्यों खतरनाक है? इस वायरस में सबसे बड़ी खराब बात यह की है कि एक ये वायरस इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर कोई पेशेंट कोविड-19 आपके पड़ोस में रहा या आपके साथ रहा, आपने केवल बात ही कर ली, अब एयरबोर्न की बात भी हो रही है। पहले सोचा जाता था खांसी आएगी तब ये दूसरों को सिम्टोमेटिक करेगा। अब ये है कि एयरबोर्न हो सकता है, आप सामने बैठ के अगर बात भी कर रहे हैं तो भी आपको वायरस लगता है, तो यानी कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। आईसीएमआर ने थोड़े दिन पहले एक आंकड़ा निकाला था कि एक कोविड-19 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये क्षमता उसकी है। पहली बात, तो यानी ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए। दूसरी बात इसमें यह है, इसमें ये वायरस जो लंग्स में जाता है, निमोनिया करता है, तो वायरस की एक इसमें खास बात है कि हीमोग्लोबिन में हीम और ऑक्सीजन होता है, जिससे कि एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का, उसको वहां ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसको जो पेशेंट ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, 80% पेशेंट को तो नॉर्मल रहते हैं, ठीक हो जाते हैं बॉडी इम्यूनिटी से, लेकिन जो 20% सीरियस होते हैं तो निमोनिया कई बार हो जाता है और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, और कोई भी दवा दीजिए उसके बावजूद भी मृत्यु हो जाती है। अभी ये जो आंकड़े आए हैं चाइना से और अमेरिका से, एवरेज जो मोर्टेलिटी ओवरऑल तो 5% के आसपास है, लेकिन जो लोग वयस्क हैं, आपके घर में माता पिता हैं 70 साल के ऊपर, 80 साल के ऊपर, उनमें मृत्यु दर 15% के आसपास है। जो पेशेंट्स जिनको हार्ट की बीमारी है या डायबिटीज है, उनको 10% के आसपास रेट है। 10%, इट इज मोर देन कैंसर। इट इज वेरी सीरियस, बिकॉज कैंसर वाले पेशेंट की डेथ होती है 3-4 साल में या 2 साल में। ट्यूबरक्लोसिस अगर बहुत सीरियस हो जाए या बहुत होता है तो उसकी डेथ होगी 2-4 साल में। यहाँ क्या है, 21 दिन 20 दिन में जो अच्छा खासा आदमी है उसको मृत्यु हो जाती है। कई लोग हमारे दोस्त, कई पेशेंट्स, कई हमारे डॉक्टर्स इटली के, फ्रांस के, अमेरिका के, उनकी डेथ हो चुकी है, नर्सेस की। इसीलिए खतरनाक है, इसलिए हम लोग सब डरे हुए हैं, इसीलिए लॉकडाउन किया अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बिकॉज दिस वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब आपने सिम्टम पूछा, नॉर्मल सिम्टम खांसी और बुखार होता है, इसमें क्या है, सूखी खांसी होती है, बलगम नहीं आता, बुखार होता है 101-100 के आसपास। लेकिन आपने जैसे पूछा कि आज किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ जी, उसको सिम्टम आने में 5 से 6 दिन लगते हैं, यानी कि वो पेशेंट जो आज इन्फेक्ट हो गया वो दूसरों को इन्फेक्ट करा जा रहा है क्योंकि उसको सिम्टम ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए और खतरा है बिकॉज ऑफ द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, जो मैंने 15 मार्च को बोला था, 26 मार्च को बोला था, मैं भी स्लाइड दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए इस वायरस में सिम्टम आते हैं, लेकिन लक्षण नॉर्मली लंग वाले ही होते हैं। कुछ लोगों को देखा गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम भी हुए हैं, पेट खराब हो गया, लेकिन दोज आर वेरी रेयर। मोस्टली खांसी, बुखार, ये 2 मेन सिम्टम है, और बॉडी जब बुखार आएगा तो बॉडी को हेडेक तो होगा ही। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं कि बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, तो इसमें मास्क हम 100% लोगों को देख रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी सख्त होगी कि जो विदाउट मास्क बाहर निकल रहे हैं उनको मारपीट हो रही है, उनको वापस भेज दिया जा रहा है। तो मास्क कैसे हेल्प कर रहा है कि लोग इतना ज्यादा उस पर बिलीव कर रहे हैं कि मास्क अगर हमारे फेस पे रहेगा तो हमें कोविड-19 नहीं होगा? क्या हेल्पफुल फीचर्स है मास्क? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इंट्रिग्विंग है। इंट्रिग्विंग इसलिए है कि उसमें काफी शुरू में, जब मार्च में, देखिए पहला केस आया 30 जनवरी को इंडिया में जी, फरवरी में हम लोग काम करते रहे, और मार्च में जब बहुत ज्यादा केस हुए तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 तारीख को एक टेस्ट लॉकडाउन किया कि एक दिन आप रेस्ट करिए, देखिए हो सकता है नहीं हो सकता है जी। उसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि जब हमने 2-3 बातें इसलिए बताएंगे कि हाउ टू यूज मास्क जी। तो मास्क 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है ये आपको लेफ्ट में दिख रहा है जो हरे रंग का है, जो सर्जिकल मास्क है। दूसरा आपको दिख रहा है ये N95 मास्क है। तो N95 मास्क तभी यूज करते हैं जब हेल्थ केयर वर्कर हैं। नॉर्मल जो आदमी है उसको लिए नॉर्मल मास्क, जो सर्जिकल मास्क है, वो भी यूज कर सकते हैं। अब असली बात ये आई कि क्या रुमाल भी काम कर सकता है?
तो अभी जो मैंने आपको दिखाया, एक्चुअली पर्पस ये था कि 26 मार्च और 29 मार्च तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि सबको मास्क घर के बाहर पहनना है कि नहीं है। गाइडलाइन थी उस समय। आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पर्पस वीडियो दिखाने का ये था कि आज के समय में गाइडलाइन है, जो भी घर से बाहर निकले एसेंशियल सर्विस के लिए, जैसे कई बार सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, उनको भी मास्क या रुमाल या अंगोछा पहनना चाहिए। ये अपने प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल में बताया। मैंने जब हमारी रोज रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैंने 26 मार्च और 29 मार्च को ये मुद्दा उठाया था, जबकि ये गाइडलाइन नहीं थी कि घर के बाहर जो भी निकले वो मास्क पहने। अगर मास्क तो सबके पास होते नहीं, गरीब आदमी हमारे इंडिया में 80%, रुमाल लगा लें और अंगोछा लगा लें। ये मैंने 29 मार्च को बोला। उस समय जो भी लोग हमारा इंटरव्यू सुन रहे थे और पैनलिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा हंसा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब डोंट क्रिएट पैनिक, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे तो पैनिक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, किसी को जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, पता ही लगता है, आप सबको अंगोछा पहनाइए। तो हमको बड़ा किस्मत की बात है, चांस की बात है। भगवान ने कहा, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री भी अंगोछा की जगह गमछा पहन के बैठ गए। बिहार में गमछा कहा जाता है और यूपी में इसको अंगोछा कहते हैं। एक तो ये बात हुई। कहने का मतलब है मास्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमको तो पहनना ही है। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, सिर्फ मास्क इसलिए नहीं पहना हूं मैं कि हमारे कमरे में कोई आता नहीं है। मैं अपोलो हॉस्पिटल में बैठा हूँ, अभी मैं पहने था, बाहर निकलूंगा तो मास्क पहनूंगा। वी आर यूजिंग N95 मास्क। तो ऐसा है कि अगर हम लोग, ये गाइडलाइन प्रॉपर है कि एवरीबडी हैज टू बी रुमालिंग और मास्किंग और अंगोछा। ये दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट। इट इज बेटर देन सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखिए ऐसी बात है, फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की बात आई, अभी हमने फिर उसको 2 मीटर बोला, तो अपने प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि 2 गज। अब पता नहीं मेरी वजह से वो मैं ट्वीट करता रहता हूं। मैंने कहा 1 मीटर इज नॉट इनफ, 2 मीटर्स, तो 2 गज आया। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग में क्या होता है कि आप इज इम्पॉसिबल, आप जब किसी से बात करोगे आप 2 मीटर नाप पे थोड़ी खड़े रहेंगे आप। बिल्कुल। मास्क अगर पहने हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत उतनी नहीं है। कहने का मतलब है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जब आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो अगर बगल में आप कितनी दूर से 1 मीटर भगा के हाथ थोड़ी करके खड़े रहेंगे कि भाई 1 मीटर कोई ना आ जाए। मास्क, रुमाल इज द ओनली वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। घर में अगर आपका मेड सर्वेंट आ रही है तो वो बाहर से आ रही है, उसको नया मास्क दीजिए या रुमाल दीजिए। घर के अंदर जो बाहर से आ रहा है उसको तो हमेशा ही मास्क पहने रहना है या रुमाल पहने लेना है, या किसी के पास जो भी कपड़ा हो फ्रेश होना चाहिए, धोना चाहिए। ये नहीं कि आप पहने वो 10 दिन से पहने रहे, उसको रोज जब घर से बाहर निकले तो उसको पहने, और घर के बाहर जाए तो उसको बदले और धो ले साबुन से। वायरस विल फिनिश्ड। जी बिल्कुल, यानी मास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोविड-19 से बचने के लिए, जैसे सरकार ने भी कहा और जैसा कि डॉक्टर विवेक जी ने भी बताया कि अभी जब से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उससे पहले ही ये 26 से 29 मार्च के बीच में ही बोल चुके हैं कि मास्क लगाना सबसे अनिवार्य हो गया। और उसके बाद से जैसे सरकार ने भी आगे जारी कर दिया कि बिना मास्क के लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा पावरफुल मास्क लग रहा है, उसका यूज करें आप, उसका इस्तेमाल करें, जिससे आप कोरोना वायरस से संक्रमण होने से बच सकते हैं। उसके साथ ही डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला सवाल होगा कि जैसे रिकवरी, कुछ पेशेंट्स हैं, इंडिया में भी काफी पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं और बाहर भी, तो जो रिकवर हो जाते हैं पेशेंट्स, तो उनके बाद के दोबारा कोरोना वायरस के लक्षण उनमें देखने को मिल सकते हैं क्या? रिकवरी होने के बाद उनको डायरेक्ट भेजने के बाद वापस कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं वो पेशेंट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इसमें डिबेट चल रही है। अभी चाइना में, वुहान में देखा गया, जो लोग पहले इन्फेक्ट हो गए, ठीक हो गए, उनको फिर से हो गया। बिल्कुल। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि बॉडी के अंदर पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई और वो फिर से संक्रमित हो गए। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी मतलब होता है बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है खुद बचाव करने का। तो बॉडी में IgG और IgM दो एंटीबॉडी होती है जो अगली बार वायरस आए तो उसको खत्म कर दे। अगर इम्यूनिटी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है और ठीक हो गए हैं किसी वजह से, तो उनको हो सकता है। दूसरा है कि वायरस का स्ट्रेन बदल गया, म्यूटेशन हो जाए जी। अब ये खतरा बहुत बड़ा है कि अगर हम अभी जूझ रहे हैं मई में, हो सकता है दिसंबर से आ जाए, अगर जुलाई अगस्त तक खत्म हो, क्योंकि स्वाइन फ्लू है जो हर साल आता है, लेकिन स्वाइन फ्लू में वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेकेंड इन्फेक्शन, सेकेंड वेव इज वेरी लाइकली।
इसीलिए हमको तो लगता है पूरा सोशल कल्चर ही बदल जाएगा थोड़े दिन बाद। तो हमको लगता है शादियों में भी लोग मास्क पहन के जाएंगे अगर ये खतरा होगा। तो ये बड़ा इस सोशल जो सिस्टम है इस वायरस की वजह से स्ट्रक्चर होगा। मैं अभी परसों मैंने एक वेबिनार किया था, अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जैक लोविन, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे नाम से, और इटली के डॉक्टर शिबान और पुर्तगाल के डॉक्टर हेल्डर परेरा, और साथ में अपने माननीय इंद्रेश कुमार जी तो आरएसएस के बड़े नेता हैं, वो भी जुड़े थे। तो बाकी अमेरिका और इन्होंने तो बताया कि क्या क्या बीमारियां चल रही हैं, लेकिन इंद्रेश जी ने बड़ा क्लियरली बताया कि उनके हिसाब से he was very dogmatic and confirmation कि ये मैन मेड वायरस है। अगर ये मैन मेड वायरस है तो ये म्यूटेट भी करेगा। तो ही वॉज वेरी श्योर कि जब ग्रीड, उनका बड़ा सेंटेंस में रिपीट करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने, 15 मिनट बोला, यूट्यूब अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर उन्होंने कहा जब ग्रीड नीड से ज्यादा हो जाए, ग्रीड उन्होंने वर्ड यूज किया, नीड से ज्यादा हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए उन्होंने उसको ये बताया कि ये है। तो ये म्यूटेशन अगर हो गया इस वायरस का, इसलिए सेकेंड वेव आती है। जी, यानी इसका मतलब ये है कि मैनमेड वायरस है और चाइना ने जानबूझ के निकाला इस वायरस को, ये समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अब देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, आई डोंट वांट टू डिबेट। एक जापान के प्रोफेसर ने, हु इज अ नोबेल लॉरेटी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह दावा किया, बाद में उन्होंने शायद यू टर्न कर लिया या इट वाज अ फेक न्यूज, आई डोंट नो। ही सेड कि भाई दिस इज अ मैन मेड वायरस। अब अगर ऐसी बात है, मैं जो ये बात कहने में हिचकूंगा नहीं, इस बात कहने में मैं हिचकूंगा नहीं कि मैं इसमें बात कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं हिचकूंगा कि अमेरिका डॉक्टर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी इस समय इज वेरी क्लियर एंड ही इज ऑलवेज सेइंग कि दिस इज वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। अगर जब किसी में कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर कुछ ठीक है तो वो इन्वेस्टिगेशन अलाउ क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, पहली बात, इफ दे आर डिनाइंग इन्वेस्टिगेशन, दे आर सेइंग इट इज नॉट मैन मेड। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद लॉट ऑफ पीपल। अगर मैन मेड है तो ये बहुत खतरा है। तो खतरा इसलिए है कि आज कोरोना है तो अगले साल सोरोना भी हो सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर ये नेचुरल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैन मेड है तो अगर हमने एक्शन नहीं लिया या बाकी वर्ल्ड कंट्रीज ने एक्शन नहीं लिया, जहां से भी निकला है, तो ये 3 साल बाद कोरोना की जगह सोरोना आएगा, सोरोना की जगह चोरोना आएगा, ऐसे तो चलता ही रहेगा और अपनी विश्व तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू रियली इन्वेस्टिगेट टू शो दैट इट इज नेचुरल or it is man-made. We have to be very sure. So comment is difficult, but lot of people are raising fingers against Wuhan. बिल्कुल सर, ये तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि लगातार इसके ऊपर डिबेट चली रही है और आगे भी चलने को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हालांकि थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि हमारे पास सबूत मिल गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान उस बायोलॉजी लैब से ही निकले हैं, जहां पर उन्होंने ये तक बोला है कि हमारे पास सबूत भी है कि उस बायोलॉजी लैब से ही निकला है। अब वो उसकी कंफर्मेशन अभी वो उन्होंने भी नहीं दिया और यहाँ तक कि लगातार अभी भी इसी असमंजस में है कि मैनमेड है या नेचुरल है। क्या चाइना पूरी दुनिया पर अपना नाम कमाने के लिए कर रहा है, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, या जो भी है ये आगे आएगी। लेकिन उससे पहले एक जो वैक्सीन तैयार करने की बात की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने वैक्सीन तैयार कर ली है। इजराइल ने ये भी दावा कर दिया कि हमने मेडिसिन बना ली है, एंटीडोट बना लिया है। तो अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या लग रही है और क्या कितना यूजफुल लग रहा है, क्या लगता है वो कितना पावरफुल होगा और मार्केट में वो कब तक आ पाएगा कि कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, वैक्सीन कम से कम, मैं जब वेबिनार कर रहा था इटालियन डॉक्टर से पूछा, इजराइल के अलावा इटली ने भी दावा किया है जी। इस समय 70 वैक्सीन करीब पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन ट्रायल में जाना चाहती हैं। एनिमल ट्रायल हो चुके हैं, कुछ जगह केवल इन विट्रो ट्रायल हुए हैं, कुछ एनिमल ट्रायल हुए हैं और ह्यूमन ट्रायल अभी किसी कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसके पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं इसके इलाज के बारे में। वैक्सीन तो प्रिवेंशन है, अगर 6 महीना या 12 महीना लगेगा WHO के हिसाब से, जब तक मार्केट पे नहीं आ पाएगी। ये बड़ा लोग सोचते हैं जैसे कि इजराइल ने किया, टेलीविजन पे दिखाया गया कि ये कल मिल जाएगी या अगले हफ्ते मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। It will take at least 6 months to 12 months, number one.
तो इसमें वैक्सीन जो होता है, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा। इट इज ए इनोवेटिव अप्रोच टू कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। इसमें क्या है, आरएनए ऑफर्स एडवांटेज इन स्पीड एंड स्केलेबिलिटी, although effective vaccines may be identified in 12 to 18 months. It took, इसका मतलब 12 से 18 महीने लगेंगे। It could take significantly longer before they are globally available. यानी कि 12 महीने ज्यादा भी लग सकते हैं। The world must learn from COVID-19 pandemic and ensure sufficient investment is made to safeguard this. अब ये डायग्राम है जिसमें वैक्सीन के बारे में बताएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इजराइल के बारे में आपने कहा, ये जो न्यूज आई थी, इजराइल डेवलप्स की कोविड एंटीबॉडी दैट अटैक्स एंड न्यूट्रलाइज द वायरस इन पेशेंट बॉडी। इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट की है कि जो जाती है बॉडी के अंदर और वायरस को खत्म कर देती है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च है आइसोलेटेड ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट कैन न्यूट्रलाइज कोविड-19, बट इट इज अनक्लियर इफ द वैक्सीन हैज बीन टेस्टेड ऑन ह्यूमंस। अभी ह्यूमन पे टेस्ट हुआ नहीं है जी। अब बायोलॉजिकल रिसर्च साइंस है ये। अब इजराइल की कोरोना वायरस एंटीबॉडी प्राइमरी बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, डिफेंस मिनिस्टर सेड ऑन मंडे, ही सेड इट इज ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा और पॉसिबल ट्रीटमेंट है। अभी ये बाजार में आने में टाइम लगेगा, इसका इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। साथ में आपको, दिस इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एज द नेम सजेस्ट, ये एंटीबॉडी है। वैक्सीन से फर्क है ये। वैक्सीन में क्या होता है कि हम लोग एंटीजन देते हैं और बॉडी के अंदर खुद डेवलप होती है एंटीबॉडी, जिससे कि अगला संक्रमण हो या कोविड-19 में उसको इन्फेक्शन हो तो वो उसको आगे एंटीबॉडी बना के रखती है, जिससे कि वो है, ये डायरेक्ट एंटीबॉडी है। इट्स नॉट ए वैक्सीन व्हिच इजराइल हैज सेड। मैं कमिंग ऑन टू इटली, 3 दिन पहले इटली के बारे में, ये 6 मई की रिपोर्ट है। अ टीम ऑफ इटालियन रिसर्चर्स ऑन वेडनेसडे क्लेम दैट दे हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड अ वैक्सीन। ये वैक्सीन है, इजराइल वाली एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मतलब बीमार हुआ, उसको आपने एंटीबॉडी मोनोक्लोनल लगा दी और वो ठीक हो गया, दैट इज अ ट्रीटमेंट। वैक्सीन इज ए प्रिवेंशन, यानी कि सारे पूरे विश्व के लोगों को, या भारत जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन होती है, हम लगाते हैं, बच्चा पैदा होता है जिससे आगे उसको ट्यूबरकुलोसिस ना हो। पोलियो लगा दिया तो पोलियो हो ना आगे। वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो बीमार हो गए उनको देने के लिए, उसमें फर्क है। इटली ने कहा है कि हमारे पास आ गई है वैक्सीन और हम ह्यूमन ट्रायल में डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी माइस पे टेस्ट किया हुआ, ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ। द ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट मेड बाय रिसर्चर लाजारो स्पेनो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन रोम में हुआ है। उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट विजिबल प्रोग्रेस है और इसको हम एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है, इसको हम टेस्ट करेंगे। पूरे अभी माइस पे टेस्ट हुआ है, ह्यूमन पे टेस्ट नहीं हुआ है। अब ये बात आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरी तो सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रायल हुआ है। इन्होंने टेस्ट शुरू कर दिया ह्यूमन ट्रायल। अभी जब टेस्ट एनिमल में हो जाते हैं फिर ह्यूमन पे टेस्ट आते हैं, उस टेस्ट इन्होंने कहा है कि 100 लोगों को ये टेस्ट करेंगे और जब इसके टेस्ट के रिजल्ट कंफर्म हो जाएंगे फिर इसको वो लोग देंगे। वैक्सीन इज ए प्रिवेंशन, मिनिमम 12 महीने लगने हैं। कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अगर 6 महीने में आ जाएगी, हो सकता है, यू हैव टू वेट। लेकिन जो इजराइल वाली है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो सिक पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, उनको लगा दें कोविड को, उनमें सीरियस ज्यादा ना हो और मृत्यु से बचा सकते हैं। इटली में वैक्सीन का और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ट्रायल शुरू होना है, ऑक्सफोर्ड में शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहला ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, उसके रिजल्ट 6 महीने में लगेंगे, जो बाहर जब तक मार्केट में आते आते 12 महीने। अब एक स्टडी रिपोर्ट आ रही थी कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए क्या तब तक हमको लॉकडाउन रखना पड़ेगा क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ नॉट लॉकडाउन एटलीस्ट मास्क तो पहनना ही पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। बिल्कुल, और उसके साथ ही अब ये जो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी, जैसे आपने लॉकडाउन की बात करी कि लॉकडाउन रखना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ रही, तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो और वैक्सीन को आने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, तो क्या ये अब इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है कि लॉकडाउन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, तो इस जोन के बावजूद ये जो ढील दी गई है उससे क्या कोरोना वायरस के संक्रमण लोगों की संख्या और बढ़ेगी? क्योंकि जैसा कि एम्स के डॉक्टर ने भी ये कहा, जाने माने डॉक्टर ने, कि ये लगातार बढ़ रहा है, जून में भी और बढ़ सकता है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या जून में वाकई में ये अपना अलग रूप ले लेगा? देखिए ऐसा है, अभी इसका प्रेडिक्शन, नई बीमारी है तो नई बीमारी में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, देख नहीं सकते। पहले कहा गया था गर्मी आएगी, हीट आएगी, खत्म हो जाएगा।
परसों का आंकड़ा है, अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका है पूरे देश का, इंडिया का। 3900 पेशेंट्स एक दिन में संक्रमित हुए इंडिया में, अराउंड 4000 परसों का आंकड़ा है जी। और डेथ हुई है करीब एक दिन में मेरे ख्याल से 195। यानी कि और जगह जैसे जर्मनी है, मैं जर्मनी डॉक्टर्स हमारे दोस्त हैं, और जगह जब इन्फेक्शन का रेट कम हो रहा है तो इंडिया बढ़ रहा है। बिल्कुल। इस समय ये हालत है कि इंडिया में पर डे इन्फेक्शन रेट इज मोर देन इटली। आपको शायद याद होगा, इटली वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री टू बी इन्फेक्टेड आफ्टर चाइना। जी। उसके बाद अमेरिका हुआ। अमेरिका वाले तो मस्त नहीं कर, वो लोग तो सोच रहे थे कि इट इज कॉमन फ्लू, डोंट वरी, इट विल गो अवे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी वो कह रहे थे, ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली। हमारे यहाँ क्या है, डिस्पाइट लॉकडाउन, तो मुझे बड़ा इसमें आश्चर्य भी होता है और थोड़ा डर भी लगता है। आई एम रियली फेयरफुल कि अगर लॉकडाउन खोला हमने, जो खुल रहा है और हर आदमी चाह रहा है, 2 हफ्ते तो लॉकडाउन बढ़ गया। मैंने 30 अप्रैल को ट्वीट किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और वैसे उसकी वजह से हुआ या अपने आप हुआ, और 1 मई को आ गया कि मैंने ये लिखा था कि 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा चाहिए मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से, और 1 मई को ये आ गया तो लोगों ने मजाक किया कि आपके ट्वीट से हुआ है, आई डोंट नो। तो 2 हफ्ते में लिखा था 2 हफ्ते बढ़ गया, 2 हफ्ते बढ़ गया, जबकि हर आदमी सोच रहा था कि 4 मई को खुल जाएगा। एवरीबॉडी वाज वेरी पॉजिटिव और थिंकिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। अभी ये है कि जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो आपने कहा, जैसे कि अपने एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जून विल पीक, तो अगर ऐसी बात है उनकी भी कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। और आई कंफर्म एंड आई सेकंड हिज थॉट कि अभी पीक हमारे इंडिया में नहीं आया है, और जब पीक आएगा तो क्या हमारे यहाँ जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बेड्स 81 बेड, विच इज ए वेरी बिग नंबर फॉर ए हॉस्पिटल टू गिव, उसके बावजूद भी हमारे वेटिंग लिस्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी कहना मुश्किल है, बट हमें बहुत ध्यान रखना है। 2 P अपने प्रधानमंत्री जी बोले हैं, 1 P इज प्रिकॉशन एंड डोंट पैनिक, टेक प्रिकॉशन। अभी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तो अगर बाहर निकलिए तो मास्क या रुमाल या अंगोछा तो पहनना ही है, इसके बिना गुजारा नहीं होना। उसके कारण ये भी है क्यों हम लोग डरे हुए हैं। दूसरा कारण है, आपने शायद इस बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा, आप पूछेंगे या मैं अपना बता देता हूँ, इलाज इसका भी नहीं है, कोई रामबाण नहीं है। रामबाण क्या मतलब, आजकल तो आप रामायण देख ही रहे टेलीविजन पे। रामबाण मतलब अचूक बाण, यानी कि आपने दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया। अभी तक इस बीमारी में केवल अटकलें लग रही हैं। कोई भी एंटीवायरस मेडिसिन, एक नाम सुना होगा, टेलीविजन पे भी आया बहुत बार, रेमडेसिविर, विच इज एंटीवायरल मेडिसिन, वो WHO ने और FDA मतलब फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की बॉडी है, हमारे इंडिया में इसका काउंटर पार्ट है GCGA, ड्रग कंट्रोलर हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DCGI। वो उन्होंने FDA ने अप्रूव कर दिया है कि रेमडेसिविर शुड बी यूज्ड। वहां पे बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, अमेरिका बता दूं, मैं तो रह चुका हूं, मैं फ्रांस में रहता था, मैं अमेरिका जा चुका हूं 55 बार, बहुत लेक्चर दिए मैंने, और फ्रांस जा चुका हूं करीब 75 बार, पूरे वर्ल्ड में देखा है। लेकिन अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि जब तक FDA गाइडलाइन ना दे दे कि इस दवा को यूज करिए, तब तक यूज नहीं हो सकती। हमारे तब भी लोग चोरी छुपे अदरवाइज भी कर लेते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है, वहां बड़ी स्ट्रिक्ट है। FDA ने इस बीमारी रेमडेसिविर को अप्रूव कर दिया है इलाज के लिए। लेकिन अगेन दिस इज नॉट 100% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा यही सवाल आने वाला था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है वो कैसे हेल्प कर रही है कि कोविड-19 पेशेंट्स को उससे बचाया जा रहा है। क्योंकि जो बेसिकली काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी को कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस से अगर संक्रमित हो गया है वो इंसान, तो उसको कैसे रखा जा रहा है और क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से वो रिकवर हो पा रहा है। देखिए, हमारे का जो प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल है, हम अपने हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल बताते हैं, और यही प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से और जगह भी होगा। पेशेंट आया, अब पेशेंट 2 तरह के होते हैं, या तो सस्पेक्ट होता है, दूसरा होता है कंफर्म। तो सस्पेक्ट है उसको हम एक जगह रखते हैं आइसोलेशन वार्ड में, उसका कोविड टेस्ट कराते हैं। प्रॉब्लम यह है कोविड टेस्ट का जो फाइनल टेस्ट है, विच इज एक्चुअली अ टेस्ट जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से थ्रोट स्वैब निकालते हैं, ब्लड से टेस्ट नहीं है वो, PCR टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आती है 24 से 36 घंटे में। तो हमने उसको आइसोलेशन में रखा और उसका नॉर्मल नेगेटिव आ गया तो उसको नॉर्मल रूम में लेके छुट्टी कर दी, बुखार भी है तब भी। दूसरा है कोविड-19 कंफर्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा के आ गया, उसको रखना है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा, और अगर सीरियस नहीं हुआ तो ICU में नहीं रखेंगे,
सीरियस कौन सा होता है? जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, यानी उसका सैचुरेशन टेस्ट किया और सैचुरेशन डाउन हो रहा है, खांसी आ रही है, बढ़ रहा है, और उसका धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की जब रिक्वायरमेंट हो जाती है, देन वी कीप दैट पेशेंट एक्चुअली इन आईसीयू। देखिए वो केसेस कम होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये, और दवाई क्या क्या दी जाती है? सबसे पहले एक नॉर्मल एंटीबायोटिक दे देते हैं, बुखार के लिए क्रोसिन दे देते हैं, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हम लोग देते हैं, और एक एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। ये 4 दवाई दी जाती है। इनमें किसी भी देखिए बुखार तो उतर ही जाएगा अगर क्रोसिन देंगे आप। देखिए इनमें जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंटीवायरल मेडिसिन जो दी जाती है उसका 100% एफिकेसी नहीं है। जैसे आपने कोई बीमारी हुई, पेशाब का इन्फेक्शन हुआ, उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराई आपने, उसको पता लगा ये फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल से इसका सेंसिटिव है, उसको 5 दिन कोर्स दिया, बैक्टीरिया निकल जाएगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और जो एंटीवायरल रेमडेसिविर है, दोनों अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट, बट दे आर नॉट 100% एफिकेशियस कि आपको पूरा ठीक कर देंगे। उसके बावजूद भी पेशेंट सीरियस हो सकते हैं और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ये कहना कि इसका रामबाण नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। आपने एक क्वेश्चन पूछा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में जी। ये मलेरिया की दवा नहीं है। एक्चुअली मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्विन। और जगह चैनल पे और प्रिंट मीडिया में, टाइम्स में, हर जगह मलेरियल मेडिसिन, WHO ने भी मलेरियल मेडिसिन लिख दिया। मलेरिया लिए देते हैं क्लोरोक्विन, ये उसका छोटा भाई या बड़ा भाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये HCQS के नाम से आता है। ये दी जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑटो इम्यून डिजीज में। ऑटो इम्यून डिजीज में देते हैं, खास करके जिनको गठिया होता है या SLE होता है या अलग अलग बीमारियां होती हैं। दिस इज नॉट ए मलेरियल मेडिसिन। मलेरिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कभी नहीं देते, इट्स ओनली क्लोरोक्विन व्हिच इज गिवन। चलो ठीक है, जस्ट टू क्लियर द एयर, इट्स नॉट ए मलेरिया मेडिसिन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से जब देते हैं तो इसके 2 यूज हैं। एक पहला यूज है प्रिवेंशन का। जी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइन दी है कि अगर हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हेल्थ केयर वर्कर्स को सबको देना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर मतलब डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, हाउसकीपिंग बॉयज, डिलीवरी बॉयज, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है उनके काम करने वाले, उन सबको खाइए। और काफी कम डोज दी है, 400 मिलीग्राम एक दिन सुबह शाम, फिर 400 मिलीग्राम वंस अ वीक फॉर 7 वीक्स। फिर काफी लोग डरने लगे, कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज टॉक्सिक फॉर हार्ट। आपने सुना होगा हार्ट के बीमारी पे, लेकिन हार्ट के पेशेंट में थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है। लेकिन हम सबसे, जब भी हेल्थ केयर वर्कर भी हो या जो हो, उसका पहले ECG करते हैं। ECG में QT इंटरवल देखा जाता है, QTC। अगर वो नॉर्मल है तो हमको दे देना चाहिए। दिस इज फाउंड टू बी, ये वायरस इन्फेक्शन नहीं रोकती है, ये वायरस लोड कम करेगी, यानी किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो सीरियस नहीं होगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के भी काम आएगी है, क्या कह रहे हैं? इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी लोगों की। इससे हाँ, ये इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है। ये इससे वायरस लोड कम होगा। हाइड्रोक्सी, ये मतलब नहीं कि आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा ली तो मास्क मत पहने, ऐसा नहीं है कि आप इम्यून हो गए। वैक्सीन नहीं है ये जी। अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपको सीरियस होने की संभावना कम हो जाएगी। मैं अभी भी गुजारिश करूंगा सारे इस माध्यम से आपके टीवी के कि सारे हेल्थ केयर वर्कर को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने चाहिए। एक फ्रेंच कार्डियोलॉजिस्ट, फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की है, ऑल्दो अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, अमेरिका में स्टडी ने कहा है इससे कोई फायदा नहीं है। फ्रांस के कार्डियोलॉजिस्ट ने 1000 पेशेंट स्टडी की है। ये फ्रेंच प्रोफेसर है, ही इज अ वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर डिडियर रोल। इन्होंने 2020 फरवरी में एक इंटरव्यू दिया था, मैं दिखा सकता हूं अगर देखना चाहें, फ्रेंच में है ये। डॉक्टर साहब अगर इसका मीनिंग समझा पाए आप हमारे दर्शकों को तो। मैं समझाता हूं। एक्चुअली क्या है, जब फरवरी 2020 में आपको याद होगा, जब चाइना ने रिजल्ट निकाला था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूजफुल है, तो ये उस समय ये वायरोलॉजिस्ट है फ्रांस के, ये टेलीविजन के थ्रू इन्होंने एक वीडियो जारी किया। ये उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हंस के कहा कि ये शायद फायदा नहीं करेगी और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है और इट शुड नॉट बी गिवन। उसके बाद इन्होंने जो स्टडी करी और 9 अप्रैल को इन्होंने पब्लिश करी। 9 अप्रैल को 1061 पेशेंट में उन्होंने देखा कि जो पेशेंट को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन दिया, 91% पेशेंट का क्योर हुआ और केवल 0.4% की डेथ हुई कोविड-19 पेशेंट में। तो इससे ये कंफर्म हो गया
कि ये उनके हिसाब से जो जिस डॉक्टर ने खुद मजाक बनाया था चाइना की स्टडी का कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, इट कैन बी टॉक्सिक, उन्होंने फिर खुद लिखा, पढ़िए इसको, नो कार्डियक टॉक्सिसिटी वाज ऑब्जर्व्ड। इफ यू सी द थर्ड लाइन, ये उनकी स्टडी है 9 अप्रैल की, देख पा रहे जी। इससे कंफर्म हो गया कि चाइना ने स्टडी की थी फरवरी में, उसमें इन्होंने कंक्लूजन किया था, उनके ज्यादा पेशेंट नहीं थे, करीब 40 पेशेंट थे। उन्होंने कहा था कि जब तक इलाज नहीं आ पाता है तब तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज ए गुड ऑल्टरनेटिव। कहने का मतलब ये है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के 2 पर्पस हैं। हेल्थ केयर वर्कर को खानी चाहिए प्रिवेंशन के लिए कि वायरस लोड कम रहे जिससे कि वो सीरियस ना हो, और जो पेशेंट भर्ती होते हैं हमारे अस्पताल में या पूरे वर्ल्ड में उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, देखिए आपने सुना होगा मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प वाज आफ्टर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे दीजिए। हम लोगों ने क्या हुआ, जब हम लोगों को पता लगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कैन बी यूजफुल, यहाँ से एक्सपोर्ट बैन हो गया, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको एक्सपोर्ट करा और उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मिल गई, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था। और बात भी सही है, उसके बाद एक ही दवाई और आई है रेमडेसिविर, और कोई दवा नहीं है जो कि अभी कारगर हो पाए इस कोरोना वायरस के लिए। एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, बाकी सब सपोर्टिव मेडिसिन है, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और दूसरी रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल मेडिसिन है। उसके क्लिनिकल ट्रायल अभी, रेमडेसिविर एक कंपनी है अमेरिका की जो बना रही है, उसका पेटेंट है, इंडियन कंपनी, कई कंपनियों ने इसको कहा है कि पेटेंट हटा दिया जाए, हम लोग बनाएं, क्योंकि इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है सीरियस पेशेंट्स के लिए। कहने का मतलब है, इलाज आपने पूछा, मैं फिर समराइज करूंगा, बाकी ट्रीटमेंट होता है पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, जनरल एंटीबायोटिक, बुखार ना आए, खांसी, कफ सिरप, साथ में 2 ये मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर देते हैं। और इसमें देखा गया है दोनों दवाइयों से कि शायद सीरियस पेशेंट ना हो पाए, इसमें फायदा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डेथ हो रही है, यानी कि कोई रामबाण अभी नहीं है। बिल्कुल, अभी तक कोई रामबाण नहीं निकला है पूरी तरह से जिससे कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है। मेरा आपसे ये सवाल होगा, क्योंकि काफी ऐसे सिम्टम्स भी मिल रहे हैं कि अब पहले हमें कोल्ड फीवर था, अब कई जगहों पे ये भी सिम्टम्स हैं कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस तो मिल रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स चेंज हो गया, कुछ लोगों में सिम्टम्स आए भी नहीं है। उसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये भी होगा कि जो बच्चे हैं, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जो कोरोना वायरस हो रहा है, उनके अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? उनको भी क्या ये नॉर्मल कोल्ड फीवर, हेडेक ही है या कुछ अलग बच्चों के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं? क्योंकि 3 महीने के बच्चों को भी हमने देखा है कि कोविड-19 की वजह से उसकी डेथ हो गई। नहीं, ये बहुत रेयर है। देखिए, मेन सिम्टम तो खांसी और बुखारी है और सांस फूलना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोगों को सांस फूलता है सीधा, उनको खांसी बुखार भी नहीं आ सकता है। अभी शेयर स्क्रीन नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं लेक्चर जब लेता हूं तो बताता हूं कि कोविड-19 के सिम्टम्स आर वेरी वेरी एटिपिकल। किसी को खांसी केवल होगी, किसी को बुखार होगा, लेकिन बुखार ज्यादातर लोगों को, 95% लोगों को बुखार तो होता ही है। अब ये 10 साल के बच्चे कम है, उनको भी बुखार हल्का होता है, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोटा मोटा बुखार आया उसको चेक नहीं कराते हैं। तो मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि जब भी किसी को बुखार आए, मेरे एक जान पहचान के हैं तो उसको कोविड-19 टेस्ट जरूर कराएं। वो कह रहे हैं कि मैं पूरे 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकला। अब जब घर से बाहर नहीं निकला, उनके बच्चे जरूर थोड़े बहुत बाहर जाते हैं और उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया, बुखार आया 5 दिन का, उन्होंने चेक कराया, पॉजिटिव हो गया, भर्ती हो गए। वो कह रहे हैं घर में और किसी को अभी तक नहीं है, हमने सबकी जांच करा लो। कहने का मतलब है जो बच्चे बाहर जाते होंगे वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहे होंगे उनके लिए, और उनकी क्योंकि इम्यूनिटी कम थी इसलिए उनको बुखार आ गया। जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है बच्चों में, इसलिए देखिए बच्चों में ओवरऑल कम देखा गया है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी इज मोर। अब डायबिटीज क्यों है? क्योंकि डायबिटीज में इम्यूनिटी कम हो जाती है। बॉडी इम्यूनिटी, समझते हैं इम्यूनिटी मतलब होता है खुद का रक्षक, बॉडी के अंदर जो खून के अंदर जो रक्षण वाले एंटीबॉडीज है उसको बनाने की क्षमता हो, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है विटामिन सी जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, कोक्यू एंजाइम जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो रेगुलर खाएं, जो कि मैं भी खा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को जब इम्यूनिटी बच्चों में ज्यादा होती है जी, और किसी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जिनकी डेथ हुई, उनकी इम्यूनिटी किसी वजह से पुअर रही हो, ट्यूबरक्लोसिस रहा हो या कोई और बीमारी रही हो, उनको इम्यूनिटी कम थी इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनको लग पाया तो बुखार खांसी हल्की फुल्की तो बच्चों को चलती रहती है, तो पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं, खांसी कम सिर्फ पिलाया और ठीक कर दिया, कौन चेक कराने जाता है। आप बात समझ रहे हैं? यही रीजन है बच्चों में, लेकिन बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होती है इसलिए उनमें ये रक्षक के रूप में काम करती है। सिम्टम तो आएंगे या ठीक अपने आप ठीक हो जाता है।
बिल्कुल। यानी बच्चों को भी, अगर किसी बच्चे को नॉर्मल फीवर भी है या कोल्ड भी है तो भी उसको कोविड-19 टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे बाहर भी घूमते हैं, क्योंकि काफ़ी ये भी मामले सामने आए हैं कि जो बच्चे बाहर खेल घूम रहे थे उनको पता ही नहीं था कोविड-19 क्या होती है, जब तक ये महामारी का रूप नहीं लिया था। तो स्टार्टिंग में हमने जो बच्चे देखे थे, इसी वजह से उन बच्चों के अंदर ये कोविड-19 10 साल से नीचे वाले जो बाहर खेल रहे थे उनके अंदर ये संक्रमण देखने को मिला, और जिसकी वजह से उनकी जान पे भी बनाई। उसके साथ ही अभी जो कोरोना वायरस से निजात कब तक पा सकते हैं, क्योंकि काफी स्टडीज ये कहती हैं, नासा के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हर 100 साल पे जितनी भी महामारियां आई, यहाँ तक कि स्पेनिश फ्लू भी जब आया था, तो जब ये गर्मियों का टाइम आता है, जैसे जून जुलाई आता है, तो उसके बाद से ये ठीक हो जाता है। तो ये इस बात पे कितनी सच्चाई लग रही है? क्या ये माने कि इस बार भी जून जुलाई के बाद ही ये ठीक हो पाएगा कोविड-19? कहना बड़ा मुश्किल है, ये नई बीमारी है, ओनली टाइम विल टेल। वैक्सीन ही इसको इलाज खत्म कर सकती है और कुछ नहीं। जैसे कि आप मई आ गया, मई और जून में ज्यादा फर्क नहीं है तापमान में। मई में जब इतना केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं और बाकी अफेक्टेड कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है वहां भी बढ़ रहे हैं, तो ये सीजनल वाला नहीं है, ये अभी चलेगा। इसलिए हम लोग को एहतियात बरतना पड़ेगा कम से कम अगले 6 महीने तक। और देखिए फिर अब मानसून आ जाएगा, मानसून के बाद फिर जाड़े आ जाएंगे, हमारा पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। एक स्टडी आई है कि ये जो वायरस है वो पार्टिकुलेट मैटर में भी रह सकता है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब पीएम, आप जब देखते होंगे, आप तो टेलीविजन पे हैं, PM 25 जो हम लोग मेजर करते हैं, जो कि पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। तो ये अगर वायरस, अगर पार्टिकुलेट मैटर, जिसको PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, अगर उसमें भी रहेगा तो एवरीबॉडी विल गेट इन्फेक्टेड। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इसलिए ये इसका निजात पाना कब होगा, इसका आंसर तो मैं दे नहीं सकता, भगवान ही दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हमको लगता है ये मास्क और रुमाल तो फैशन ही हो जाएगा। बाजार में मास्क कलरफुल मास्क मिलने लगेंगे, कलरफुल रुमाल मिलेंगे, जिससे कि लोग फैशन स्टेटमेंट के रूप में अलग अलग तरह का मास्क या रुमाल पहनेंगे, क्योंकि इट विल बिकम ए पार्ट। जैसे आप शर्ट पहनते हैं ना या चश्मा पहनते हैं, वैसे ही मास्क पहनने लगेंगे, ऐसा लगता है मुझे। That is the only way to prevent, अगर पार्टिकुलेट मैटर में आया तो। जी, यानी कोरोना वायरस से ये माने कि मेडिकल ऑफिसर्स के मुताबिक और डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने में भी टाइम लगेगा। उसका सिंपल एक बचाव यही है कि मास्क पहने और अपने आप को आइसोलेट करके रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ, एक नाम सुन रहे होंगे अखबारों में, रीपर्पस्ड मेडिसिन। इसका मतलब होता है कि जो दवाइयां और रोग और बीमारियों में चल रही हैं, क्या उनको हम टेस्ट करें, वो एंटीवायरल ना भी हो। देखिए केवल वायरस को मारना नहीं है, वायरस की वजह से जो तकलीफ हो रही है बॉडी के अंदर, उसको ठीक करना है बेसिकली। तो रीपर्पस मेडिसिन 4-5 है जो इस्तेमाल की जा रही है और टेस्ट की जा रही है। हमारे फादर जो फार्माकोलॉजिस्ट है डॉक्टर ML गुप्ता, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। उन्होंने भी एक रीपर्पस मेडिसिन के बारे में सोचा है कि शायद ये कोरोना में हेल्प करेगी। उसका नाम मैं नहीं बताओ कर सकता क्योंकि उसको भेजा गया PMO में, इसको क्लिनिकल ट्रायल किया जाए। ट्रायल केवल 14 दिन का है। अगर अप्रूव हो जाता है और ट्रायल, जो रीपर्पस मेडिसिन उनको पहले ट्रायल किया जाएगा, जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। जिनके बहुत साइड इफेक्ट है उनको तो आप ट्रायल में डाल नहीं सकते, जिनके साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे फादर डॉक्टर ML गुप्ता ने PMO को लिखा है, उसका जवाब अभी आने वाला है। उन्होंने काफी रिसर्च करी हुई, तो उनके दिमाग के हिसाब से एक ऐसी मेडिसिन है जो कि रोज यूज हो रही है किसी और बीमारी के लिए, उसको अगर हम कोरोना के ट्रायल में देंगे तो शायद ये फायदा करे। तो ये रीपर्पस मेडिसिन भी कोई आ सकती है जो कि अवेलेबल है, नई रिसर्च की जरूरत नहीं है और बीमारी में इस्तेमाल हो रही है। उनमें जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, ये तो किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल, ये भी तो रीपर्पस मेडिसिन है जी। उसमें कोई ना कोई हो सकता है आ जाए 2-4 महीने में, 1-8 महीने में, 2-4 महीने में, उससे हो सकता है कि हमारी मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर बढ़ सकती है, कम हो सकती है। और इसके लिए इन्फेक्शन रेट कम करने के लिए तो वायरस को खत्म करना पड़ेगा और वैक्सीन ही आनी पड़ेगी। वैक्सीन इज फॉर प्रिवेंशन, मेडिसिन इज फॉर ट्रीटमेंट। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा डॉक्टर साहब की, जैसे जो ग्रोथ देख रहे हैं हम कोविड-19 पेशेंट्स के, लगातार हम जब 100 पेशेंट भी चेक करे जा रहे थे तो भी 4% था ये, और अभी भी ये देखने को मिल रहा है PPE किट्स इतने सारे बना दिए गए हैं, कोरोना वायरस के लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है चेकिंग करने के लिए, टेस्ट बहुत ज्यादा चेक किए, अभी भी 4% है। तो क्या ये कोरोना वायरस इस तरह से बढ़ता रहेगा कि PPE टेस्ट और बढ़ाया जाए और टेस्ट और बढ़ाया जाएगा तो भी 4% ही रहेगा, या कुछ कम आने के आसार दिख रहे हैं कि
जून में या मई तक कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि काफी दुनिया के साथ साथ अब इंडिया भी उसी रो में आ गया है, जैसे इटली गुजरा है और चाइना गुजरा है, क्योंकि चाइना का 75,000 जैसे उनका आंकड़ा बताता है कि 75,000 कोविड-19 के पेशेंट्स थे वहां पर, इंडिया में भी लगभग 55,000 तक पहुंच चुका है। तो क्या अब माने कि चाइना से भी पार कर जाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा इंडिया में? देखिए, ऐसा है कि टेस्टिंग के मामले में इंडिया काफी पीछे है। टोटल आंकड़ा देखें जो करीब 10 दिन पुराना है, जर्मनी में 40 या 25,000 लोगों का टेस्ट किया गया पर मिलियन। अमेरिका ने करीब 6 से 8,000 किया और शायद अब बढ़ा दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज कहते हैं वी आर टेस्टिंग टू मच, वी आर टेस्टिंग टू मच। इटली में करीब 6,000, 5,000, सब लोग 10,000 के नीचे हैं पर मिलियन, लेकिन 4 और 8,000 के बीच में। भारत में क्या है? भारत में जो टेस्टिंग की रेट है वो जो 8 दिन पहले थी करीब 300 था पर मिलियन, बढ़ के आके 800 हो गया पर मिलियन। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं। दिल्ली में हमारे यहाँ टेस्टिंग करीब 1,500 पर मिलियन हो रही है, यानी कि वी आर फार बिहाइंड, और 2,000 पर मिलियन, फार बिहाइंड द टेस्टिंग डन बाय डेवलप्ड कंट्री। और टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब 2 तरह की टेस्टिंग होती है, जैसा कि एक तो पीसीआर टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट में 24 घंटे लगते हैं, महंगा टेस्ट है, थ्रोट स्वैब से निकालते, ब्लड का नहीं है। दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके लिए आपको सुना होगा कि चाइना से किट मंगाई गई थी, जो वापस कर दी हम लोग ने, क्योंकि उसका जो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव काफी ज्यादा था। वो ब्लड टेस्ट होता है, जैसे ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं या ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं हम लोग हार्ट के पेशेंट में, या एक दो टेस्ट और होते हैं, वो इस तरह से एंटीबॉडी चेक कर देता है, 15 मिनट में रिपोर्ट आती है। अब टेस्टिंग तो बढ़ानी ही पड़ेगी। टेस्टिंग जब बढ़ेगी तो हमारे परसेंटेज ऑफ केसेस इन्फेक्टेड जितने हैं वो सही पता लगेंगे। यानी आप कह रहे हैं कम होंगे, कम नहीं होगा, बढ़ेगा भी। कहने का अभी हो सकता है तेरा छुपे हुए लोग हैं जिनका छुपा मतलब बीमारी पता नहीं है, उनको बुखार भी नहीं आया है, टेस्ट ही नहीं किया है। एक हर्ड इम्यूनिटी वाली बात है, जो सबको इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो मास टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नॉट पॉसिबल बाय पीसीआर टेस्ट, बाय एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके लिए अलग अलग तरह की किट आ रही है मार्केट में। कौन सी अप्रूव हो रही है, कौन सी नहीं है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताएगा। और जो अप्रूव हो जाएगा तो मास टेस्टिंग से ही पता रहेगा, क्योंकि जो टेस्टिंग करेंगे और पॉजिटिव निकले उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, घर में कहा जाए घर में रहो। अब लोग करते क्या है, अभी गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि जो बाहर से आए तो उसको होटल में भेज देते हैं कहीं और, या किसी जगह गेस्ट हाउस भेज देते हैं, 21 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं। मेरी सोच है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, अगर इस चक्कर में लोग टेस्ट ही नहीं कराते कि यार हम क्वारंटाइन ना हो जाए, डरते हैं। काफी लोगों के अंदर ये डर है कोरोना वायरस से का लेकर, काफी लोगों के अंदर डर ये भी है कि हम क्वारंटाइन हो गए 21 दिन के लिए, हम किसी से मिल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डर है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा अप्रोच चेंज की जाए और कहा जाए कि आप अपने घर में ही रहें और ना कमरे में रहें, और विश्वास किया जाए कि भैया ये लड़का कहीं बाहर निकलेगा नहीं या ये लेडी बाहर निकलेगी नहीं, तो लोगों को ये डर जाएगा टेस्टिंग वाला कि टेस्ट करें ही ना करें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गाइडलाइन मॉडिफाई अगर ये हो जाए, एंड वी ट्रस्ट द पीपल दैट दिस पर्सन हु इज नाउ इन्फेक्टेड और लाइकली टू बी इन्फेक्टेड या बाहर से आया है, क्योंकि जैसे कि अभी इस समय ये रूल ये है कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको शायद क्वारंटाइन करेंगे सेपरेट प्लेसेस में, बिकॉज दे वांट टू बी श्योर। अब चक्कर है कि वी कांट ट्रस्ट द पीपल, हर आदमी तो ट्रस्टेबल है नहीं हमारे कंट्री में, आके पूरे विश्व में। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाए भैया अपने घर में अलग, you know, and the local police or local जो not police but anybody who is responsible they should visit the house, इस कमरे से बाहर ना निकलेंगे। तो लोगों का ये डर खत्म हो जाएगा कि टेस्टिंग हम कराएं कि ना कराएं, और लोग जो झूठ बोल के भाग जाते हैं, बताते नहीं है कि मुझे बुखार भी आया कि नहीं तो यार क्वारंटाइन हो जाएंगे, मेरा पूरा फैमिली क्वारंटाइन हो जाएगा, ये डर खत्म हो जाएगा। दैट विल हेल्प एक्चुअली द गवर्नमेंट एंड द डिजीज। जी, मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल यही होगा, उसके बाद समाप्त करेंगे इंटरव्यू। काफी लंबा समय हो चुका है, आपने हमें बहुत सारा समय दिया अपना। ये सवाल होगा क्योंकि कोरोना वायरस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कोरोना वायरस से ये भी कहा जा रहा है अभी तक कोई दवाई नहीं निकली है, रामबाण कोई नहीं निकला है, तो क्या इसके साथ अब रहना पड़ेगा पूरी दुनिया को? जैसे फ्लू था, अभी भी फ्लू कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, हर साल फ्लू आता है, वायरल होता है, वही फ्लू बोलते हैं, और उसके साथ ही टीबी की बीमारी भी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी भी है। तो क्या कोरोना वायरस भी एक ऐसी बीमारी के रूप में ही रह जाएगी जिसके साथ हमें हमेशा जूझना पड़ेगा और हमेशा ये रहेगा, कभी इससे निजात नहीं मिल पाएगी प्रॉपर, चाहे इसकी मेडिसिन निकलने के बावजूद इससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता रहेगा?
नहीं, ये बात हमको तो मेरे हिसाब से जो मेडिकल, मेरा दिमाग जो मेडिकल कहता है, हमको लगता है वी हैव टू लिव विद इट। ये खत्म नहीं होने वाला, लेकिन जैसे पोलियो खत्म कर दिया हमने, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। जब वैक्सीन आ जाएगी फिर हम जूझेंगे। तब फिर पोलियो के लिए जैसे अपने कई एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एवरीबॉडी हैज टू बी, तब वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि खतरनाक बीमारी, पोलियो भी खतरनाक बीमारी, पैर खराब कर देता है, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है। तो जब हम ये, इट विल टेक एटलीस्ट फ्यू इयर्स टू गेट रिड ऑफ इट। अगर एक्चुअल वैक्सीन बढ़िया आ जाए, पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को, सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा कि भाई अगली बार कोरोना ना हो। कई वैक्सीन है जो आ चुकी है, कई आई नहीं है, जैसे HIV की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन HIV का इलाज आ गया है। HIV मतलब एड्स, जो कि एक भयंकर महामारी के रूप में आया था और काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसका कम से कम इलाज आ गया है, जिससे कि अब एड्स हो भी जाता है तो वो पेशेंट जीवित रहता है काफी दिनों तक। तो इसी तरीके से अगर कोई इलाज आ जाएगा, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट अनलेस वी आर एबल टू इरेडिकेट बाय रामबाण वैक्सीन, जो कि अभी आई नहीं है, आने की आशंका है, आएगी जरूर, इट विल टेक सम टाइम। यानी रामबाण वैक्सीन आने के बावजूद भी पोलियो के जैसे इसके साथ भी जूझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इसको भी देना पड़ेगा, इसके लिए भी एक टीका लगवाना पड़ेगा, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स पीते थे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उसके साथ ही जैसे लगातार जो कोरोना वायरस जब तक रामबाण नहीं आता है, उससे पहले हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद मास्क या रुमाल, जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो रुमाल यूज करें। और मैं मार्केट टाइम्स टीवी की सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, प्लीज उन सारी चीजों को फॉलो करें और जैसा वो बता रहे हैं प्लीज उन सब चीजों को माने। और मास्क, जैसा उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपके घर में मेड आ रही है, अगर आप बाहर अपने गेट तक भी जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए भी, कोई आ रहा है डिलीवरी बॉय भी, तो उसके सामने भी मास्क पहनकर जाएं। किसी को नहीं पता किसको कोरोना वायरस हुआ है, क्योंकि इसके लक्षण 5 से 7 दिन के बाद आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और जैसा आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों को बताया, हम यही आशा करेंगे कि हमारे दर्शकों ने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और ये हम आगे भी फैलाएंगे कि कृपा करके आप लॉकडाउन खुलने के बावजूद खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।